हबल यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाता टेक्नोलॉजी का एक अजूबा, एक बेमिसाल टेलीस्कोप जो गैलेक्सीज के कल के बारे में हमारी समझ बढ़ा रहा है। हमें उन जबरदस्त फोर्सेस की जानकारी दे रहा है जिनकी मौजूदगी से हम अनजान थे। ये एक शानदार सिंबल है हमारी दूर की सोच की कामयाबी का। हबल ने रिवील किए हैं ब्लैक होल्स और सुपरनोवी, एस्ट्रोफिजिकल जेट्स और स्पेस में तैरते बबल, और अब तो इसे पॉप कल्चर का स्टेटस भी मिल गया है। पूरी दुनिया के लोग हबल से खींची हुई तस्वीरों के दीवाने हो गए थे, इंस्पायर हो गए थे। आज हबल एक नए टेलीस्कोप के जन्म की राह तैयार कर रहा है जो होगा 100 गुना ज्यादा ताकतवर। ये हबल ही है जिसकी वजह से हम एक्सप्लोरेशन के एक नए युग में दाखिल होकर स्पेस को और गहराई तक खंगाल रहे हैं। धरती का सबसे जाना माना टेलीस्कोप प्लैनेट को कभी टच नहीं करता। 1990 में लॉन्च किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप 25 से ज्यादा सालों से हमसे 563 किलोमीटर ऊपर कांस्टेंट ऑर्बिट में घूम रहा है। ये करीब 96 मिनट्स में धरती का एक चक्कर पूरा करता है। हबल की ताकतवर और पैनी निगाहें हर चीज पर नजर रखती हैं, जिसके पीछे है कोलैबोरेशन नासा और स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट बाल्टीमोर मैरीलैंड के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का। फिलहाल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं केन सेम्बाक, जो हबल प्रोजेक्ट के शुरुआती साइंटिस्ट में से एक हैं। हबल से वक्त में पीछे मुड़कर उस शुरुआत को देखा जा सकता है जो हम जानते हैं। आप पीछे जा सकते हैं 13.4, 13.3 अरब साल। हबल एटमॉस्फेयर के ऊपर है, इसीलिए ये अर्थ की सरफेस पर और पहाड़ों के ऊपर भी उस लाइट को देख सकता है जिसे हम नहीं देख सकते। जहां दूसरे ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स और छोटे टेलीस्कोप्स पावर और रेजोल्यूशन में जवाब दे जाते, वहां से तो हबल की शुरुआत होती। हबल नाम का यह दुनिया का पहला बड़ा स्पेस बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, जिसका नाम अमेरिका के 20वीं सदी के पायनियरिंग एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल की याद में रखा गया था। हबल का साइज एक स्कूल बस जितना है और वजन है 10,880 किलो। आसमान में 12 टन की आंख बनाना एक साइंटिफिक मिरेकल ही है। हबल स्पेस टेलीस्कोप में एक मिरर है 8 फीट चौड़ा। ओके, ये साइज है मिरर के डायमीटर का, तो ये कहीं बड़ा है किसी भी टेलीस्कोप से जो आपने कभी अपने बैकयार्ड में यूज किया होगा। पर कमाल की बात यह है कि ये स्पेस में है जहां ये बहुत कम पावर यूज करता है, करीब उतनी जितनी पावर एक हेयर ड्रायर यूज करता है। ये अर्थ के चारों तरफ अपने ऑर्बिट में तकरीबन 16,093 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करते हुए हर 1.5 घंटे में अर्थ का चक्कर पूरा करता है। यह आसमान में तेजी से घूम रहा है, सो इफ यू कैन कैच इट तो ये किसी फिक्स्ड पॉइंट पर नहीं दिखेगा। ये आसमान में बहुत तेजी से चक्कर काटता है। हबल पिक्चर डेटा ब्लैक एंड व्हाइट में भेजता है। इसके बाद स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में जोट लवे जैसे इमेज एक्सपर्ट्स इन इमेजेस को हबल के इंस्ट्रूमेंट्स के डिटेक्ट किए गए केमिकल एलिमेंट्स के हिसाब से रंग देते हैं। नीला ऑक्सीजन दिखाता है, लाल सल्फर और हरा है हाइड्रोजन। एडिशनल डेटा के आधार पर मोशन जोड़ दिया जाता है। हबल का मिशन खूबसूरत पिक्चर्स पर नहीं रुक जाता। ये सारा डेटा एक आर्काइव तक पहुंचता है और उस आर्काइव में हर वो छोटे से छोटा डेटा है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने कभी लिया है, और ये हर कुछ घंटे बाद नया डेटा आने पर अपडेट होता रहता है। दुनिया में कोई भी हबल को यूज करने का प्रपोजल दे सकता है, और एज अ रिजल्ट करीब 800 से ज्यादा पेपर पब्लिश हो चुके हैं, और ये हर साल होते हैं हबल के ऑब्जर्वेशन के बेस पर। इसे लॉन्च किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि साइंटिस्ट ने इस चीज के विजिबल एविडेंस पाने के लिए हबल की तरफ रुख किया, ये जानने के लिए कि दूर स्पेस में स्टार्स को पैदा करने वाली वायलेंट फोर्सेस ने क्या हमारे अपने सोलर सिस्टम को भी आकार दिया है। 1992 की गर्मियों में कॉमेट शूमेकर लिवी 9 या SL9 जुपिटर के बेहद करीब से गुजरा था। करीब 1.5 किलोमीटर लंबा कॉमेट प्लैनेट की ग्रेविटी में उलझ गया था। SL9 टुकड़े टुकड़े हो गया।
उसके हिस्से एक लंबी लाइन में बिखर गए, जैसे कि हबल इमेज ने दिखाया। इसे नाम दिया गया द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। डेटा ने बताया कि जल्दी ही वो पर्ल्स जुपिटर से टकराने वाले थे। तब प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमर हाइडी हैमल ने नासा को एक प्रपोजल सबमिट किया। हम कई डेकेड से जानते थे कि कोलिजन्स बहुत अहम हिस्सा है सोलर सिस्टम एवोल्यूशन का। मून को देखें तो क्रेटर्स दिखाई देते हैं, सो यू नो कि कोलिजन्स इंपॉर्टेंट हैं। अर्थ पर भी हम कई डेकेड से जानते थे कि कोलिजन्स ने एक बड़ा रोल निभाया है, लेकिन हमें किसी कोलिजन को देखने का मौका नहीं मिला। जुलाई 1994 में टीम बाल्टीमोर के स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट में कॉमेट को प्लैनेट के कांटेक्ट में आते देखने के लिए इकट्ठी हुई। हमें नहीं पता था कि क्या होगा जब शूमेकर लिवी-9 जुपिटर से टकराएगा। वैसे ये भी मुमकिन था कि that nothing would happen at all। शूमेकर लिवी-9 की पहली इमेज आई। इसने इम्पैक्ट का कोई सुराग नहीं दिया। लेकिन फिर नई इमेजेस आई। वाह, क्या व्यू है। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अरे वाह, Look, वाह, God, क्या बात है। ओह माय गॉड। प्लैनेट इतना घूम गया था कि वो इम्पैक्ट साइट डिस्क पर दिख रही थी, एंड इट वाज ह्यूज। टीम ने कॉमेट को अपने सामने प्लैनेट से टकराते देखा, जैसे आंखों के आगे कॉस्मिक हिस्ट्री घट रही हो। ऊपर ऑडिटोरियम में प्रेस मौजूद थी, एंड एट द सेम टाइम उस वक्त स्क्रीन पर चल रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीन शूमेकर बोल रहे थे, अगर हम इन चीजों को देखें तो। और हम नीचे झूम रहे थे। वो लुक एट दिस, अमेजिंग। ओह माय गॉश, हमें उन्हें ये दिखाना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते वी डोंट नो, वी नो। और हमें इसका अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा सिर्फ आईडी से। मेरे पास एक रॉ लेजर प्रिंटर आउटपुट है। ये काफी रॉ है। हम इसमें एक्चुअली इम्पैक्ट साइट को देख सकते हैं। हबल ने पूरे हफ्ते शूमेकर लिवी-9 की जुपिटर पर एक के बाद एक चोट करने की इमेजेस कैद की। हमने जुपिटर से उठते उन एक्सप्लोसिव प्लूम्स की हाइट्स कैलकुलेट की थी, जो जुपिटर से करीब 3000 किलोमीटर ऊपर तक उठ रहे थे। इट्स ह्यूज, प्लैनेट के हिसाब से बहुत बड़े स्केल पर। लेकिन उसके बाद बची क्लाउड्स जो हजारों हजार किलोमीटर से ज्यादा दूर तक उमड़ते रहे, उससे दसियों हजार डिग्री टेम्परेचर तक का फर्क आ गया था। हबल की कॉमेट इम्पैक्ट की तस्वीरों ने साबित कर दिया कि अरबों साल पहले हमारे प्लैनेट को बनाने वाली वायलेंस आज भी जारी है। हबल ने हमें पहले ग्राउंड से ली गई पिक्चर्स के कहीं बेहतर काइंड ऑफ अपग्रेड प्रोवाइड किए। हबल के कैमरास और इक्विपमेंट्स इमॉर्टल नहीं हैं। कॉस्मोस की कमाल की पिक्चर्स भेजने के लिए उन्हें भी इन सालों के दौरान ट्यून अप्स और अपग्रेड्स की जरूरत पड़ी है। लेकिन ऊपर स्पेस में 563 किलोमीटर की रफ्तार से घूमते टेलीस्कोप की सर्विस की अपनी चुनौतियां होती हैं। हमने जिस तरह के काम लिए हैं उन कंपोनेंट्स, ऑर्गन्स, इंस्ट्रूमेंट्स से जो उसमें लगे हैं, एंड उन पूरे इंस्ट्रूमेंट्स को निकालना और उन्हें नए से रिप्लेस करना या उन इंस्ट्रूमेंट्स को खोलना भी एक तरह से स्पेस में सर्जरी करने जैसा है। मई 2009 में शटल सर्जन्स उसे ठीक करने गए। वो हबल का आखिरी रेस्क्यू मिशन था, क्योंकि तैयार हो रहा है एक नया हायर रेजोल्यूशन टेलीस्कोप। लेकिन 19 साल का हबल रिटायर होने के आसपास भी नहीं है। 2009 में इसे बस टीएलसी की जरूरत थी। अपग्रेड मिशन पर जाने को तैयार एस्ट्रोनॉट्स में से एक थे जॉन क्रन्सफेल्ड। हबल तक जाना एक कैलकुलेटेड रिस्क है। वैसे भी स्पेस फ्लाइट रिस्की तो होती है, सो इन द स्कीम ऑफ थिंग्स ये कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं डिटरमिन्ड हूँ, पर अपनी फैमिली के हिसाब से मैं रिस्क ले रहा हूँ। शटल एस्ट्रोनॉट्स ने काम पूरा किया, हबल में जान आ गई और ये पहले से ज्यादा दमदार हो गया।
इसे इसका तीसरा वाइड फील्ड कैमरा मिला, जिसका रेजोल्यूशन और भी बेहतर था। हबल का नया कैमरा इंफ्रारेड लाइट को पकड़ सकता है, इसलिए ये वक्त में और पीछे देखकर उन गैलेक्सीज का पता लगा सकता है जो यूनिवर्स में ओरिजिनल डीप फील्ड में दिखाए वक्त से और पहले बनी थी। हबल के तीनों वाइड फील्ड कैमरास ने बस कुछ ही एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स ऑब्जर्व किए हैं। एक ऑब्जेक्ट है बबल नेब्यूला, कई लाइट ईयर्स दूर एक बहुत बड़ा सा उबलता हुआ स्टार, एक बढ़ते आकार का बबल ब्लो करता हुआ। सन से 45 गुना बड़े स्टार के तेजी से एनर्जी छोड़ने पर उसका काफी ज्यादा इंपैक्ट होता है। अगर आप नॉर्मल बबल बनाते हैं तो जो चीज असल में इसे बबल बनाए रखती है वो है इसका एयर रेजिस्टेंस में रहना। एयर इसे बांधे रखती है, प्रेशर इसकी बबल शेप बनाए रखता है जब तक इसे फोड़ा ना जाए। बबल नेब्यूला वैसी ही सिचुएशन है। ये स्टार बहुत सारी एनर्जी छोड़ रहा है और वो एनर्जी चोट कर रही है एयर नहीं बल्कि उस रीजन को घेरने वाली गैस और डस्ट पर। इससे पैदा होता है एक्सप्लोजन। और आप इस तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो इस तरफ थोड़ा ज्यादा है बजाय इस तरफ के। इस विजुअलाइजेशन में हमने हबल और ऐसे ही दूसरे टेलीस्कोप से ली गई इमेज को इस्तेमाल किया है और इसे फ्लाई थ्रू है। यहाँ ऊपर गैस और डस्ट होती है जो कि ऑकल्ट और ब्लॉक करती है इस एक्सपेंशन को, और इन गैस क्लाउड्स के अंदर बहुत बहुत सारे नए स्टार्स पैदा होते हैं उस बबल से इन्फ्लुएंस्ड होकर जो बढ़ रहा है। बबल के सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस प्रोग्राम्स में से एक था पैंक्रोमैटिक हबल एंड्रोमेडा ट्रेजरी और फैट। हबल देख पाया था एंड्रोमेडा गैलेक्सी को एक कलेक्शन के तौर पर, जिसमें लाखों करोड़ों इंडिविजुअल स्टार्स थे। और यही तो गैलेक्सी है, इसमें लाखों करोड़ों इंडिविजुअल स्टार्स हैं। और हबल के रेजोल्यूशन की बदौलत हम इंडिविजुअल स्टार्स को देख पाए इस दूसरी गैलेक्सी में जो उतनी ही दूरी पर है जितनी की सन और सन के सबसे नजदीकी स्टार के बीच में है। फैट प्रोजेक्ट ने अलग अलग करीब 12 करोड़ स्टार्स की चमक और रंगों को नापा। इस हबल इमेज के जरिए हम उन बुनियादी सवालों के जवाब दे सकते हैं कि गैलेक्सीज बनाने के लिए स्टार्स कैसे बनते हैं और इवॉल्व कैसे होते हैं।